जीटीबी हॉस्पिटल यानी दिल्ली का गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल की लिफ्ट में काम करने वाला नरेंद्र एक साधारण ऑपरेटर होता था। एक दिन की बात है जब लिफ्ट में दो तांत्रिक भाई आए जो रहस्यमयी और खतरनाक इरादों के साथ पहुंचे थे। लिफ्ट से उतरते वक्त उनकी नजर नरेंद्र पर पड़ती है। उससे बात करते हैं तो उससे पूछते हैं कि तुम कितना कमा लेते हो, यानी कि नरेंद्र से उसकी मासिक आय के बारे में पूछते हैं। नरेंद्र ने बताया कि वह केवल 15,000 रुपये प्रतिमाह कमाता है। यह सुनकर दोनों तांत्रिकों ने उसे एक विचित्र प्रस्ताव दिया। वो तांत्रिक बोलता है कि अगर वह उन्हें एक मानव की खोपड़ी लाकर देगा तो वे उसे 60 करोड़ रुपए देंगे। नरेंद्र इस प्रस्ताव को सुनकर दंग रह जाता है, लेकिन 60 करोड़ रुपए की कल्पना ने उसकी नींदें उड़ा दी। वह हर समय या तो खोपड़ी के बारे में सोचता या पैसे के बड़े ढेर की कल्पना करता। लालच में आकर नरेंद्र ने खोपड़ी की व्यवस्था करने का निश्चय किया। इस प्रयास में उसने एक हत्या की योजना बनाई और अंततः हत्या कर डाली। हत्या इतनी चतुराई से की गई थी कि इसे एक परफेक्ट मर्डर कहा जा सकता था। लोगों को जब इस घटना का पता चला तो उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन जब गाजियाबाद पुलिस, एसओजी टीम और थाना पुलिस ने इस मामले में शानदार काम किया, उनकी मेहनत और ईमानदारी ने आखिरकार कातिल को पकड़ लिया। अगर पुलिस ने इस घटना का सही समय पर संज्ञान न लिया होता तो शायद कातिल कभी पकड़ा ही नहीं जाता। आज हम इस कहानी के माध्यम से यही जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस घटना के क्या कारण थे और कौन कौन इस घटना में शामिल था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल HR क्राइम सफार में। दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद का एक थाना लगता है टीला मोड़, और टीला मोड़ से महज कुछ 1 किमी दूर पर पड़ता है। लोनी भौपुरा रोड, उसी सड़क के किनारे एक व्यक्ति, यह 22 जून 2024 की सुबह लगभग 6 या 7 बजे के आसपास का समय रहा होगा। एक आदमी सड़क के किनारे बैठकर टॉयलेट कर रहा था और टॉयलेट करते हुए उसकी नजर अचानक एक चीज पर पड़ती है। जब वह उसके पास जाके देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि वहां पर एक लाश पड़ी हुई है। शुरुआत में तो उसे कुछ अजीब सी चीज लग रही थी, लेकिन जब उसने पास में जाकर देखा तो लाश थी, और जो लाश होती है उसका धड़ से सिर पूरी तरह गायब था। सिर्फ सर से नीचे का ही हिस्सा था, यानी कि धड़ ही बचा था। अब जब वह इस धड़ को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह सोचने पर मजबूर हो गया, वह करे तो क्या करें। तभी उसके दिमाग में आया कि क्यों ना पुलिस को फोन कर दिया जाए, और वह पुलिस को फोन करके सूचना देता है। अब पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, और यह टीला मोड़ थाना से ज्यादा दूर नहीं होती है, मात्र लगभग 1 किलोमीटर दूर होती है। लोनी भौपुरा रोड सड़क के किनारे यह लाश पड़ी हुई थी। अब चाहे थाना पुलिस हो, एसीपी, डीसीपी, सरबला, एसओजी, डॉग स्क्वाड, तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं देखने के लिए कि आखिरकार मामला क्या है। मामले की जांच पड़ताल शुरू हो जाती है, लेकिन जांच पड़ताल शुरू होने के बावजूद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग रहा था। पुलिस करे तो क्या करें। जब पुलिस के समझ में नहीं आता तो पुलिस ने दिल्ली एनसीआर में लगभग 171 थानों तक यह सूचना पहुंचाई, अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि कोई गुमशुदा व्यक्ति अगर कोई गायब है तो उसके बारे में आकर पुलिस से संपर्क करे, ताकि यह पता चल सके कि आखिरकार लाश किसकी है। ना तो लाश के बारे में पता चल पा रहा था कि लाश किसकी है, और ना ही यह पता चल पा रहा था कि आखिरकार कातिल कौन है। पहले लाश के बारे में जानकारी हो, शिनाख्त हो जाए कि यह कौन है, कहां से है। ये किसी लाश है कि उसके बाद तो कातिलों तक भी पुलिस पहुंचेगी, लेकिन कुछ भी पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। और धीरे धीरे लेकर के ऐसे ही वक्त बीतने लगता है। अब 1 नहीं 2 नहीं, पूरा हफ्ता, फिर पूरा महीना गुजर गया और लगातार दिन बीत रहे थे, लेकिन पुलिस के पास अब कुछ हाथ नहीं लग रहा था। इसी बीच में पुलिस की 1-2 जाबाज पुलिस वाले होते हैं। उनको लगता है कि क्यों ना इस केस को खुलासे करने के लिए कुछ स्पेशल, कुछ अलग सोचा जाए। तभी वो सोचते हैं कि जहां पर यह जो लाश पड़ी हुई थी, लाश के बीच में सड़क है और सड़क के सामने एक बिल्डिंग होती है। बिल्डिंग पर जैसे ही नजर पहुंचती है तो उस बिल्डिंग के 11वीं मंजिल पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, और सीसीटीवी कैमरे का जो मुंह था वो उधर ही था जिधर लाश पड़ी हुई थी। अब पुलिस वाले उस बिल्डिंग में जाते हैं। बिल्डिंग में जाने के बाद वहां पर जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज होती है उन्हें निकलवाई जाती है। फुटेज निकलवाने से पता चलता है कि एक टेम्पो होता है जो कि लगभग 3 मिनट तक उस जगह पर खड़ा हुआ था। अब ऐसे में दिल्ली एनसीआर में हजारों की संख्या में टेम्पू होते हैं,
किस किस को टेम्पो को ढूंढ के लेके आएंगे। हालांकि पुलिस ने जब आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, सीसीटीवी कैमरे को देखा, टेम्पो आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन किसी का कोई नंबर टेम्पो का इसमें सीसीटीवी कैमरे में कैद नहीं होता है। पुलिस वाले करें तो क्या करें। वक्त धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा था। हालांकि पुलिस के जो भी मुखबिर होते हैं वह भी सेट कर दिए जाते। मुखबिर को लगाया कि आखिरकार ये टेम्पो या फिर कत्ल किसका हुआ है, कातिल कौन है। कोई भी जानकारी मिले तो तुरंत ही सूचना देना, मतलब कोई भी छोटी सी छोटी इंफॉर्मेशन हो मिलनी चाहिए ताकि हम कातिलों तक पहुंच सकें। तभी एक पुलिस वाले की नजर पड़ जाती है टेम्पो पर। टेम्पो पर एक ट्रायंगल जैसा एक बन रहा था। वो ट्रायंगल कुछ अलग सा दिख रहा था। जब अलग दिख रहा था तभी पुलिस के दिमाग में आता है कि क्यों ना इस ट्रायंगल वाले टेम्पो को ढूंढा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। और दिल्ली हो या फिर गाजियाबाद हो या एनसीआर के अलग अलग जिले हो, हर जगह पर पुलिस वालों ने अपने अपने मुखबिर को सेट कर दिया था, तैनात कर दिया था। और अचानक ही एक दिन एक मुखबिर की नजर एक टेम्पो पड़ जाती है। टेम्पो का वीडियो बनाया जाता है। वीडियो बनाने के बाद पुलिस वालों को दिखाया जाता है जो सीसीटीवी कैमरे में मिला था और जो वीडियो बनाया गया था उसमें मिलान किया जाता है। तो काफी हद तक उस ट्रायंगल में मिलान हो जाता है, यानी कि टेम्पो पर बना हुआ एक चिन्ह जो होता है, उस चिन्ह के आधार पर पुलिस अब पता करती है। तो पता चलता है कि दिल्ली का एक जगह है ताहिर आपू। यही ताहिर आपू का रहने वाला एक मुन्ना नाम का व्यक्ति होता है। मुन्ना के पास वो टेम्पो होता है। पुलिस उसके पास जाती है, लेकिन बिना वर्दी के सादा भेष में जाने के बाद उससे पता करती है कि तुम्हारा टेम्पो कहाँ है। तो बोलता है कि साहब मेरा टेम्पो तो अलग अलग ड्राइवर लेके जाते हैं और पैसे देते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। तो उसे पूछा जाता है कि आपको याद है 21-22 जून 2024 को तुम्हारा टेम्पो कौन लेकर गया था। तभी उसे याद आता है कि हाँ साहब बिल्कुल याद है, बिल्कुल पता है, क्योंकि वो एक रजिस्टर में ये सब चीज नोट करता था। अब वो जब रजिस्टर चेक करता है तो उसी का खुद का एक भांजा होता है जिसका नाम विकास उर्फ मोटा होता है। उस दिन वो उस ऑटो के लेके गया था। अब पुलिस विकास उर्फ मोटे की तलाश में जुट जाती है। आखिरकार वो पकड़ा जाता है। जब पकड़ा जाता है तो उससे पुलिस पूछताछ करती है और जब उससे पूछा जाता है कि तुम ये इस तारीख को कहां कहां गए थे। अब इस बात को लगभग 56 दिन का समय बीत जाता है और जब पुलिस अपने तरीके से जब सख्ती से पूछताछ करती है तो पुलिस के सवालों के सामने ने ज्यादा देर टिक नहीं पाता और किसी तोते की तरह सब बोल देता है। आखिरकार उसने बताया कि अपने दोस्त का नाम लेता है, कहता है कि धनंजय भी इसमें शामिल है। धनंजय जो कि डुमरियागंज मोतिहारी बिहार का रहने वाला होता है और यहीं दिल्ली में रहकर ये कमला मार्केट में पकौड़ी की दुकान चलाता है, पकौड़ी वगैरह बेचता है। जब उससे धनंजय के बारे में पूछा जाता है तो धनंजय को पुलिस पकड़ लेती है। धनंजय भी पुलिस के जब कब्जे में आता है तब एक दो नाम और सामने आते हैं, जिसमें विकास उर्फ परमात्मा जो कि ई रिक्शा चलाता है, नरेंद्र जो कि जीटीबी हॉस्पिटल में लिफ्ट ऑपरेटर का काम करता है, एक पवन है, एक पंकज है। इस तरह से ये 6 लोगों के नाम सामने आते हैं और पुलिस ने जब इनको तलाश करना शुरू किया तो आखिरकार जो पहले 2 अपराधी होते हैं वह 56वें दिन में जाके मिलते हैं। बाकी के 4 जो अपराधी होते हैं वह 170 दिन में जाके मिलते हैं। पुलिस जब इनको पकड़ती है, गिरफ्तार करती है, हिरासत में लेती है, पूछताछ करती है, तो पुलिस जब इनसे सख्ती से पूछताछ कर रही थी तो 2 नाम थे जो आदर्श नगर दिल्ली के रहने वाले सगे भाई। एक का नाम पवन होता है और एक का नाम होता है पंकज। पंकज और पवन दोनों तंत्र वंत्र विद्या का काम करते हैं। इनके पास अक्सर महिलाएं आती हैं, लड़कियां आती हैं और उनका काम यह है, कोई तो अपने बॉयफ्रेंड को अपने कब्जे में करना चाहती है, तो कोई अपने पति को कब्जे में करना चाहती है, कोई सास को तो कोई ससुर को। इस तरह से महिलाओं का इनके घर पर आना जाना ज्यादा होता है। अब यहीं से इसी से वो पैसे कमाते हैं। यहां से टीला मोड़ थाना से लगभग 1 किलोमीटर दूर लोनी भोपुरा रोड पर उसके वहां ले जाने के बाद उसके शरीर से गर्दन को बिल्कुल धड़ से अलग कर देते हैं। हालांकि धड़ जो गर्दन से अलग की थी वो पंचशील कॉलोनी में कर दी थी। उनके पास एक बाल्टी होती है, बाल्टी में सर रख लेते हैं और बॉडी को ये थाने से लगभग 1 किलोमीटर दूर लोनी भोपुरा रोड सड़क के किनारे फेंक देते हैं। अब यहां से खोपड़ी को लेकर अपने साथ चले जाते हैं। पहले ही दिशा निर्देश दे दिए गए थे। साफ सुथरी खोपड़ी होनी चाहिए, ज्यादा उसमें गंदगी नहीं होनी चाहिए, यानी कि उस पर जो खाल है, सर पर जो बाल हैं, नाक है, कान है, ये बिल्कुल अलग होनी चाहिए। उसे सिर्फ खोपड़ी ही चाहिए। अब इसको लेकर बैठ जाते हैं। लगभग कई घंटे बीत जाते हैं।
कई घंटे बीतने के बाद सर के बाल उतारे जाते हैं, नाक कान काटे जाते हैं, आंखें निकाली जाती हैं और जब ये खोपड़ी बिल्कुल बिना खाल के हो जाती है तो उससे ले जाने के बाद तांत्रिक के हाथ में दे देते हैं। अब जो तांत्रिक भाई होते हैं, अब वो दोनों भाइयों ने उस खोपड़ी को अपने पास रखा। सामने रखने के बाद उसमें क्रियाएं करना शुरू कर देते हैं, मंत्र पढ़ने लगते हैं। लेकिन पहले दिन क्रिया करते हैं और कुछ भी सफलता नहीं मिलती है, और दूसरे दिन क्रिया करते हैं तब भी कोई सफलता नहीं मिलती। फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, सातवें दिन लगातार क्रियाएं कर रहे थे। यानी कि पूरे हफ्ते यह लोग खोपड़ी सामने रखकर क्रिया करते रहे, लेकिन खोपड़ी काम ही नहीं कर रही थी। यानी कि जो यूट्यूब से पैसे कमाने की जो विद्या थी, जिसे यह दोनों भाई हासिल करना चाहते थे, लेकिन वह हासिल ही नहीं होती है। कोई ऐसा तंत्र मंत्र काम नहीं कर रहा था, परेशान हो जाते हैं। अब जो जीटीबी हॉस्पिटल में लिफ्ट ऑपरेटर का काम करता था नरेंद्र, उसने कहा, भाई पैसे तो दे दो, मुझे कहते हैं कि तुम्हारी खोपड़ी काम ही नहीं कर रही है। इस खोपड़ी पर चोट का निशान है जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रही है। तुम्हें दूसरी खोपड़ी लाकर देनी पड़ेगी। दूसरी खोपड़ी लाकर दोगे तभी पैसे का इंतजाम हो सकेगा। अब जो नरेंद्र होता है वो बहुत परेशान हो जाता है और बाकी के जो लोग होते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं। अब जिस जिसके पास बात पहुंचती है उनको असल में यह नहीं बताया गया था। जिन्होंने कत्ल किया था, जिन्होंने इसका इंतजाम किया था, उनको तो सिर्फ 5 लाख रुपए का लालच दिया गया था कि तुम 5 लाख का एक खोपड़े का इंतजाम कर दो और हम आपको 5 लाख देंगे। लेकिन काम होने के बाद इसी तरह से, हालांकि पुलिस ने इन कातिलों को पकड़ लिया और खोपड़ी को खंडित करने की बात कहकर जब यह बात आती है तो यहां से अब ये अपने सब के सब अपने आप को बचाने में जुट जाते हैं। हालांकि ये जानते हैं कि ज्यादा तंत्र मंत्र विद्या में कुछ होता नहीं है, लेकिन इन्होंने एक धंधा बना लिया जिससे उनका काम चल रहा था। एक बार इनके हाथ में एक ऐसा वीडियो लग जाता है। उस वीडियो को देखने के बाद पता चलता है कि मानव का अगर सर मिल जाए, खोपड़े मिल जाए, तो उससे कुछ ऐसी क्रियाएं की जा सकती हैं जिससे फिर एक ऐसा चमत्कार होगा और चमत्कार के बाद फिर पैसा ही पैसा होगा। एक दिन ये दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल की लिफ्ट में जब सफर कर रहे थे, उसमें एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक पहुंच रहे थे, तभी वहां पर उन्हें नरेंद्र नाम का व्यक्ति दिखाई देता है और नरेंद्र से बातचीत करते हैं और उससे कहते हैं कि भाई, क्या तुम हमारे लिए खोपड़े का इंतजाम कर सकते हो? तो नरेंद्र कहता है, कैसी बात कर रहे हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी वो बोलता, इसके बदले में तुम्हें 60 करोड़ मिलेंगे। जैसे ही नरेंद्र ने 60 करोड़ का नाम सुनता है, नरेंद्र की आंखें चमक उठती हैं। वह सोचने लगता है, मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। अभी तो 15,000 मुश्किल से कमा रहा है। इसलिए उसने इस काम के लिए उसने अपने एक दोस्त होता है जो ई रिक्शा चलाता है और जिसका नाम विकास उर्फ परमात्मा होता है, जो कि बिहार के डुमरियागंज का रहने वाला होता है और दिल्ली में रहकर ई रिक्शा चलाता है। उससे कहता है कि दोस्त, अगर एक खोपड़ी का इंतजाम हो जाए तो पैसा ही पैसा अपने पास होगा। तो वो जो दोस्त होता है वो कहता है, ठीक है, एक खोपड़ी का इंतजाम करने में कितना मुश्किल है, लेकिन आदमी ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में जिसके परिवार को कोई जानकारी ना हो या फिर कोई उसको तलाश ना करे। अब ऐसे व्यक्ति की तलाश करने की बात आती है। तब नरेंद्र ने विकास से संपर्क किया, विकास उर्फ परमात्मा से। अब इन दोनों ने संपर्क किया विकास उर्फ मोटा से, और उनका एक दोस्त होता है धनंजय। धनंजय से जब बातचीत चलती है तो धनंजय कहता कि मेरे बराबर में एक पकौड़ी की ठेले लगाता है, उसका नाम है राजू कुमार, जो कि बिहार का ही रहने वाला है। उसके माता पिता काफी समय पहले मर चुके हैं। बिहार के विशनपुर मोतिहारी का रहने वाला है और अपने मामा के साथ रहता है। अगर वह मर गया तो शायद किसी को इस बात की कोई खबर नहीं होगी, कोई ज्यादा इसमें तहकीकात करने की कोशिश नहीं करेगा। तभी यह प्लान बनाते हैं और प्लान बनाने के बाद अब विकास उर्फ परमात्मा और विकास उर्फ मोटा, साथ ही धनंजय जो पकौड़े की दुकान चलाता है, इन्होंने मिलकर प्लान बनाया और प्लान बनाने के बाद राजू को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। राजू कुमार जो कि पकड़ी बेचा करता था, उसे ले जाने के बाद यह 15 जून 2024 की बात है। यह सभी इसे ले जाते हैं। ले जाने के बाद इससे जो भी इसकी ख्वाहिशें होती हैं, जो भी इसकी इच्छा होती है, जो भी इसे खाना अच्छा लगता है, पहनना अच्छा लगता है, 5 दिन तक इसकी खूब सेवा की जाती है। अब राजू यह सब देखकर बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि जैसे क्या यहाँ पर मन की मांगी मुरादें पूरी हो रही हैं। राजू जिसकी उम्र 29 साल होती है, अब सभी लोग राजू को 5 दिन तक लगातार शराब पिलाते हैं।
शराब पिलाने के बाद जब छठवां दिन आता है, यानी कि 21 और 22 जून 2024 की रात होती है, इसको यहां से गाजियाबाद के टीला मोड़ पंचशील कॉलोनी की तरफ लेकर जाते हैं। वहां ले जाने के बाद जो टेम्पो होता है उससे लेके जाते हैं तो पहले उसका गमछे से उसका गला दबाकर, गला घोंटकर उसकी हत्या कर देते हैं। जब तांत्रिकों ने उस खोपड़ी को एक दिल्ली के मजलिस पार्क के पास मेट्रो हॉस्पिटल है, उसी के पास एक नाला होता है, वो वहां फेंक देते हैं। धड़ उसका पहले ही मिल जाता है। लेकिन जब पुलिस इनके यहां पर रेड डालती है तांत्रिकों के पास, तो उनके पास एक छोटी सी खोपड़ी मिलती है। पुलिस ने जब उस खोपड़ी के बारे में पूछा कि ये खोपड़ी किसकी है जो पहले से ही मौजूद थी, तो वो कहता है कि ये साहब बंदर की खोपड़ी है। जब महिलाएं, लड़कियां जब कोई भी अपना काम कराने के लिए आया करती थीं, तो जब भी कोई बात होती थी तो वो कहते थे कि ये खोपड़ी किसकी है। अक्सर पूछा करते थे। उसका साइज छोटा था तो इसलिए एक तो बड़ी खोपड़ी की भी जरूरत थी, दूसरा यूट्यूबर अपराधी होते हैं, वो 15 अगस्त 2024 को गिरफ्तार कर लिए थे। बाकी के जो अपराधी होते हैं वो भाग जाते हैं। बताया जाता है कि नेपाल की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन पुलिस ने अपने जो भी तंत्र मंत्र थे, पुलिस ने भी अपने तंत्र मंत्र लगाने शुरू कर दिए और जितने भी अपराधी होते हैं सभी को पकड़ लिया जाता है और यह पकड़े जाते हैं। और जब 7 दिसंबर 2024 को पुलिस इस घटनाक्रम का गाजियाबाद की पुलिस जब खुलासा करती है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक गरीब आदमी, एक जो पकौड़ी बेचकर अपने मामा के साथ रहकर जिंदगी बसर कर रहा है था, जो कि बिहार से यह रोजी रोटी के लिए आया हुआ था, जिसके माता पिता काफी समय पहले खत्म हो चुके हैं। हालांकि उसके मामा ने संबंधित थाने में जाकर यह गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए संपर्क किया था कि मेरा जो भांजा है, जिसकी उम्र 29 साल है और जिसका नाम राजू है, वह अचानक से गायब हो गया, लापता हो गया, काफी समय से घर नहीं आया है। लेकिन जो पुलिस होती उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और पुलिस ने कहा कि ठीक है, हम देख लेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। अगर पुलिस ने यह मुकदमा पहली ही तारीख को दर्ज कर लिया गया होता, जो यह 15 जून 2024 को यह लापता था, अगर यह उसी दिन इसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया होता तो शायद वो मरता नहीं, क्योंकि उसे 5 दिन के बाद मारा गया था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिस तरह से गाजियाबाद की पुलिस का काम काबिले तारीफ है, जिस तरह से एसओजी टीम ने, सर्विलांस टीम ने और बाकी की जो भी टीम ने पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत से इस घटनाक्रम का खुलासा किया, जो एक प्रकार का अंधा कत्ल होता है, उसका खुलासा किया। काश दिल्ली की पुलिस ने भी अगर वक्त के रहते ये मुकदमा दर्ज कर लिया होता तो शायद राजू कुमार कभी मरता नहीं, वो जिंदा रहता और ये जो भी तांत्रिक होते हैं ये पहले ही पकड़े जाते। यह एक अंधविश्वास ही था जिसकी वजह से बेचारा राजू बलि चढ़ गया। दोस्तों, आपको यह सच्ची घटना कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।